इज इंडिया स्लोली लूजिंग इट्स फ्यूचर? क्या धीरे धीरे भारत अपना भविष्य खोता जा रहा है? ये एक सीरियस प्रश्न है और मैं चाहता हूं आज का इस एपिसोड आप देखने के बाद इस पर विचार अवश्य करें। इसका रीजन ये है कि जिस तरह की हमारी राजनीति पिछले 10 सालों में रही है या हमारी गवर्नेंस रही है, उसका एक जो सीधा सा नतीजा है, वो ये है कि हमारा आने वाला भविष्य आज से 20, 30, 40 साल बाद वो कैसा होगा? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोतों के लिए। पिछले 10 सालों में मोदी जी की गवर्नेंस और उनकी राजनीति कुछ इस तरह की रही है कि वो प्लानिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। आते ही पहला काम उन्होंने जो किया था वो था कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका गठन किया गया, लेकिन वो प्लानिंग कमीशन के काम नहीं करता है। और इलेक्शन से पहले तक तो ऐसा ही माना जाता था कि जो मोदी जी चाहते हैं वही होता है, जब भी वो चाहते हैं वो काम शुरू हो जाता है। इसका एक उदाहरण था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिस जिस तरह से रेलवे ने चलाई थी। 2018 में वंदे भारत का ट्रायल रन हुआ, वो ट्रेन मोदी जी ने कहीं देख ली। उन्होंने सोचा इसका माइलेज उठाया जाए और उसके बाद दन दनादन वंदे भारत ट्रेन चलने लगी, रोज मोदी जी हरी झंडी दिखाने लगे। भारतीय रेल एक ऐसा उदाहरण है जहां पे अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो ये टोटल अनप्लैन्ड ऑपरेशंस हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि जब चीजें बैकफायर करने लगी, तो अनाप-शनाप में कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिए गए। अब हाल ही में अगली 100 वंदे भारत ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट जो एल्स्टॉम को जाना था, वो कैंसल कर दिया गया है। मोदी सरकार का ध्यान केवल आने वाले कल तक ही सीमित होता है और मोदी जी का पर्सनल ध्यान केवल आने वाले इलेक्शन तक ही होता है। उसके बियॉन्ड वो कुछ सोचते नहीं है। ये जो स्लोगन्स देते हैं अमृत काल या अगले 1000 वर्ष का मैं विजन दूंगा, ये आरएसएस और बीजेपी की एक शब्दावली है जो आपको गुमराह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस गवर्नेंस डेफिसिट की वजह से इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो रहे हैं। कई चीजें धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हैं हमारे देश में। ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज का ये एक एपिसोड किया है जिसमें केवल एक ही पैरामीटर को मैं आज आपके सामने डिटेल में एनालाइज करूंगा और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ये आप प्रोग्राम अंत तक देखें, समझें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अच्छा करें तो लाइक भी करें। नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। अभी हाल ही में 19 अगस्त को नारायण मूर्ति जी मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के कन्वोकेशन के मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें इनवाइट किया गया। कन्वोकेशन की स्पीच के दौरान नारायण मूर्ति जी ने चेतावनी दी कि भारत ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की तरफ इमरजेंसी के बाद यानी कि 1975 के बाद ध्यान नहीं दिया है और इस बढ़ी हुई जनसंख्या की वजह से भारत को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है? जब नारायण मूर्ति के स्टेचर का व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वयं नारायण मूर्ति ने कितनी रिसर्च की थी, कितना वो परसेप्शन के बेस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया या कितना असलियत थी इसके पीछे? क्या उन्होंने कभी इस बारे में डेटा देखा था? ये स्टेटमेंट उसी तरह का है जैसा कि हमारे देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली या पिछले 70 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि शायद नारायण मूर्ति जी हमारे प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। पिछले 70 सालों में जनसंख्या हम सबके लिए भारत में एक चिंता का विषय अवश्य बनी रही थी, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट में निरंतर कमी आती गई है और मैं अब आपको डेटा दिखाऊंगा कि हमारे आने वाले 50 साल के बाद
हमारी जनसंख्या फिर से हमारे लिए एक चिंता का विषय बनेगी, लेकिन इस बार बढ़ी हुई जनसंख्या नहीं, घटी हुई जनसंख्या। हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि एज ए नेशन हमारा सर्वाइवल स्टेट पर लग जाएगा। भारत एक युवा देश माना जाता है। अगर आप जनसंख्या अपनी देखें तो हमारे यहाँ पर एवरेज आयु 28 वर्ष की थी 2021 में, जो 2022 में 28.7 साल की हो गई है। तो हमारे यहाँ पर यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं और इसका फ़ायदा शायद हमारी सरकारें उठा नहीं पाई हैं। अगर आप चाइना से अभी कंपेयर करें तो 2022 में चाइना की एवरेज आयु 38.4 इयर्स थी, जापान 48.6, यानी कि ये हमसे बहुत ज़्यादा बड़े देश हैं, आयु के हिसाब से। आज से 10 साल पहले चाइना की भी एवरेज आयु 28 वर्ष रही होगी, लेकिन आप उनकी इकोनॉमी देख लीजिए। आज 2022 में चाइना 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम 3 ट्रिलियन पर हैं और उनकी पर कैपिटा जीडीपी $17,000 के ऊपर है। हमारे यहाँ पर कैपिटा जीडीपी $2,400 पर है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम अपने युवा वर्ग को ठीक से वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं और समय निकलता जा रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको एक अच्छी खबर दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ़िक बनाया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के बेसिस पर और इसमें मैप दिखाया गया है टोटल फर्टिलिटी रेट का। मैं आगे चल के आपको डिफ़ाइन करूँगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, लेकिन फिगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीएफआर इंडिया के लिए 2 बताया गया है। तो यही एक बहुत अच्छी खबर है। 2 का ये मतलब होता है कि हमारी जनसंख्या अब नहीं आगे बढ़नी चाहिए। हम 0% ग्रोथ पर पहुँच गए हैं, लेकिन असलियत क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। एक और नंबर जिसका यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, वो है डिपेंडेंसी रेशियो का। ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसका क्या मतलब होता है और इसमें ये कहा गया है कि इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो 0.4 से थोड़ा-सा ज़्यादा है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। इसको इंटरचेंजेबली आज के लिए मैं रिप्लेसमेंट रेट भी रेफ़र करूँगा। हालाँकि दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, लेकिन डिस्कशन के लिए आज ये मान लेते हैं कि ये एक ही चीज़ है। अब ऐसा मान लीजिए कि 1000 मेल हैं और 1000 फीमेल हैं। इनकी आपस में शादी हुई और इनसे 2 बच्चे पैदा हुए, यानी कि हम 2, हमारे 2। तो रिप्लेसमेंट रेट इसमें कहा गया कि ये 2 है। हर महिला ने 2 बच्चे पैदा किए, फर्टिलिटी रेट भी 2 है, रिप्लेसमेंट रेट भी यहाँ पर 2 है। इसमें असम्पशन ये है कि सारी महिलाएँ अपने रिप्रोडक्टिव एज में सर्वाइव कर जाएँगी, यानी कि 18-19 साल की उम्र से लेकर 45-50 तक वो ज़िंदा रहेंगी। तो इसमें एक हेल्थ केयर का भी एंगल आ जाता है। क्योंकि ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल सीधा नहीं है, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। यानी कि वो बच्चे जो 5 साल की आयु तक पहुँचने से पहले ही उनकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इस को कंपेंसेट करने के लिए हम रिप्लेसमेंट रेट को बोल देते हैं 2.1, उसमें थोड़ा-सा ऐड कर देते हैं। हर देश के लिए ये अलग फिगर होता है। जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है और उनका रिप्लेसमेंट रेट 2 के आस-पास ही होता है। लेकिन जितना गरीब देश है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये 2.1 से बढ़कर 2.2, 2.3 भी हो सकता है। 1-2 फैक्टर्स और हैं जो हमारे रिप्लेसमेंट रेट या ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को अफ़ेक्ट करते हैं। पहला है हमारे यहाँ का सेक्स रेशियो। हिंदुस्तान में 1000 मेल को लेकर 985 फीमेल्स ही हैं, यानी कि हमारे यहाँ औरतों की कमी है। तो ये भी एक अफ़ेक्ट आ जाता है क्योंकि जब आप रिप्लेसमेंट वर्कआउट करते हैं तो केवल 985 महिलाएँ ही हैं जो बच्चे पैदा करती हैं। दूसरी चीज़ माइग्रेशन, यानी कि उस देश से कितने लोग बाहर जा रहे हैं परमानेंटली वहाँ की नागरिकता छोड़ के। तो ये भी एक देश के लिए
ये फैक्टर होता है रिप्लेसमेंट रेट कंप्यूट करने के लिए। खास करके यूरोपियन देश अगर आप लें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वो देश छोड़ के जा रहे हैं। ये डेटा भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ जो शायद ज़रूरी है हमारे माइग्रेशन पैटर्न को समझने के लिए। हमारे यहाँ हिंदू पॉपुलेशन लगभग 80% है, मुस्लिम्स 14%, क्रिश्चियंस 2.3 और सिख्स 1.7% और अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी बहुत थोड़ी तादाद है। जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं हिंदुस्तान से इस वक्त लास्ट 2-3 साल में, उसमें पैटर्न ये देखा गया है कि हिंदू 41% माइग्रेट कर रहे हैं, मुस्लिम्स हालांकि उनकी देश में तादाद केवल 14% है, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो माइग्रेशन जितने लोग कर रहे हैं, उसमें से 33% मुस्लिम्स हैं, 16% क्रिश्चियंस हैं। हमारे देश में केवल 2% है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस बाहर जा रहे हैं और फिर सिख्स जो केवल पंजाब में 1.7% है, वो 5% जब माइग्रेशन का सवाल आता है, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं। ये नक्शा है दुनिया के फर्टिलिटी रेट का 2023 का डेटा लेकर ये प्लॉट किया है। ग्रे कलर में यहाँ पे भारत है और साउथ एशिया भी ग्रे कलर में है। ग्रे कलर का मतलब है कि फर्टिलिटी रेट 2 से 2.2 के बीच में पहुंच चुकी है। और जो नीले हिस्से हैं, जो ये यूरोप में और रशिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनकी फर्टिलिटी रेट 2 से कम है, 1.8, 1.6। जो डार्क ब्लू है या यहाँ चाइना, जो कि उनकी फर्टिलिटी रेट 0.8 है, यानी कि हर महिला वहाँ एक से कम बच्चा पैदा कर रही है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है वो है अफ्रीका और वो है वहाँ के सबसे गरीब देश। नाइजर अगर आप ले लें जो यहाँ पे ये कंट्री दिख रहा है, उसकी फर्टिलिटी रेट 6 है, यानी कि एक महिला वहाँ पर 6 बच्चे 7 बच्चे अभी भी पैदा कर रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि 1952 में 1952 में हमारी फर्टिलिटी रेट 5.8 थी। यानी कि एक महिला लगभग 6 बच्चे तब पैदा करती थी एवरेज और उस समय हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर कंप्यूट करें तो 2.27% थी। काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की 2% के आसपास बनी रही है। ये एक चिंता का विषय था और इसी वजह से 1975 में एक ड्राइव हुआ था पॉपुलेशन कम करने के काफ़ी तरीके निकाले गए थे। लेकिन उसके बाद 1990 तक आते-आते हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी आने लगी है। वो आज 1% से नीचे है और जैसा मैंने कहा फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास बना हुआ है। कायदे से जब फर्टिलिटी रेट 2.1, 2.2 हो जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मेज़रमेंट सिस्टम्स अलग-अलग हैं और हमारे देश में अभी भी सेंसस हुआ नहीं है पिछले 15 साल से। तो तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, नए फिगर्स आएँगे तब हम ये आपको कंपेयर करके दिखा पाएँगे। तो डॉक्टर नारायण मूर्ति जी अगर ये ग्राफ देख लेते तो शायद उनका नज़रिया बदल जाता। जनसंख्या की ग्रोथ को लेकर हमारे देश में निरंतर काम होता रहा है और सभी सरकारों ने इस पर काम किया है। तभी ये नतीजा है कि 2024 आने तक हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पे जनसंख्या की ग्रोथ एक इश्यू नहीं रहेगी। अगले सेक्शन पे मैं उससे पहले एक ग्राफ आपको यहाँ पर और दिखाना चाहता हूँ। ये डेटा है प्यू रिसर्च सेंटर का, जिन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992 से लेकर 2019 तक वो डेटा इन्होंने कंपाइल किया है। और ये डेटा है फर्टिलिटी रेट्स को लेकर जो हमारे यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनका डेटा है ये। अब एक तरह का नैरेटिव यहाँ पर और झूठ फैलाया जाता है कि अगर हमने मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट या उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं कम की, तो 2050 तक वो हम हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसके जवाब में मैं केवल यही कह सकता हूँ कि शायद आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं रहे होंगे और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स थे, तो अवश्य आप उस सब्जेक्ट में
आप बहुत कमजोर रहे होंगे। मुस्लिम्स की यहाँ पर अगर आप फर्टिलिटी रेट देखें तो वो 2.4 तक पहुंच चुकी है, यानी कि एक मुस्लिम महिला 2019 में 2.4 बच्चे पैदा करती है एवरेज। और हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट तब तक 1.9 थी, क्रिश्चियंस की 1.9, बुद्धिस्ट की 1.4, सिक्स की 1.6 और जैन्स की भी 1.6 है। तो हर कम्युनिटी, हर रिलीजियस ग्रुप की फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। अगर मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट 2.4 है और वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, तो आप खुद कंप्यूट कर लीजिए कि जिस देश में 14% मुस्लिम हो और 80% हिंदू हो, तो वो किस सन में जाके हिंदुओं को ओवरटेक करेंगे। तो अगर सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ चंगा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, खतरा कहाँ पर है? मैं लास्ट में आज इस सेक्शन में दिखाऊंगा आपको कि खतरा कहाँ से बन रहा है। ये खतरा आज नहीं है, ये खतरा होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, खासकर हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। और वो केवल इसलिए है कि आज जब हमारे पास समय है, हम उसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। वैसे ही भारत एक ऐसा देश है जहां पे सीनियर सिटीजन्स की हालत शायद सबसे खराब है। एडवांस नेशन ले लीजिए या डेवलपिंग कंट्रीज ले लीजिए, सबसे खराब है। यहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स तक पे तो जीएसटी कलेक्ट करती है सरकार। और जो कुछ थोड़ा बहुत सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं थी, वो भी मोदी सरकार ने खत्म कर दी। मैं यहाँ पर एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। एक परिवार ले लीजिए जिसमें 6 सदस्य हैं, लेकिन काम करने वाला अकेला एक ही आदमी है। तो एक वर्किंग पर्सन हुआ और उसके डिपेंडेंट्स हैं उसकी वाइफ या स्पाउस, उसके दो पेरेंट्स, माता पिता, और उसके दो बच्चे जो 5 साल की उम्र से ज्यादा हैं। तो 5 डिपेंडेंट्स हुए। तो डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 5 लोग डिपेंडेंट हैं, घर में कुल 6 लोग हैं, ये कंप्यूट किया तो 0.83 निकला इस परिवार का डिपेंडेंसी रेशियो। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कई बार इसको 83.3 भी करके रेफर किया जाता है। अब एक और केस ले लीजिए। वही घर है, लेकिन वाइफ ने काम करना शुरू कर दिया। तो 2 लोग वर्किंग हो गए और डिपेंडेंट्स में से एक घट गया, केवल माता-पिता और 2 बच्चे ही डिपेंडेंट रहे। तो डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पर हो जाता है 4/6, जो कि 0.66, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 66.6, 66.6। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब काम करने वाले ज्यादा होते हैं किसी भी घर में, तो डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है, यानी कि एक काम करने वाले व्यक्ति पर कम लोग निर्भर हो जाते हैं। और जब काम करने वाले लोग कम हो जाते हैं तो ये इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। अब एक और यहाँ पर केस है जहाँ पे वही फैमिली है, लेकिन उनके बच्चा केवल एक ही है, दो नहीं है। तो डिपेंडेंट इस फैमिली में 3 लोग हो गए और टोटल फैमिली में है 6, तो डिपेंडेंसी रेशियो 0.5 हो गया या 50। तो अगर बच्चे कम होंगे तो डिपेंडेंसी रेशियो भी कम हो जाता है। एक राष्ट्र के स्तर पर अगर आप यही बात करेंगे तो इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे फर्टिलिटी रेशियो कम होता है या पॉपुलेशन बढ़ने की दर कम होती है, तो डिपेंडेंसी रेशियो पहले पहले ये कम होना शुरू होता है, जो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे हो नहीं रहे, काम करने वाले उतने ही हैं, तो ये कम हो गया। लेकिन विद टाइम जब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो कुछ समय में बड़े भी कम होने लगेंगे, तो फिर से ये डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने लगता है। हम आज आज की तारीख में लगभग यहाँ पहुंचे हुए हैं जहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो सबसे कम आ चुका है। यहाँ के बाद ये डिपेंडेंसी रेशियो हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की दर घट चुकी है, ऑलमोस्ट जीरो पहुंच चुकी है। स्टैटिस्टा के इस फिगर के अनुसार डिपेंडेंसी रेशियो भारत में 2013 से ये निरंतर घटता आया है और आज 2022 में ये लगभग 47% है। विकिपीडिया पे जाके आप ये हर कंट्री का डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं।
सबसे ज़्यादा इस वक़्त जैसा मैंने कहा नाइजर का है 109 और मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जापान की, जिसका डिपेंडेंसी रेशियो इस वक़्त 69 है। आज की तारीख में जापान की यही प्रॉब्लम है कि वहाँ बूढ़े लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उनको सपोर्ट करने के लिए जो यंग वहाँ की पॉपुलेशन है, वो कम हो रही है क्योंकि बर्थ रेट बिल्कुल ही गिर चुकी है। और इस वजह से जापान को बहुत नुकसान हो रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने कहा है कि अगर वहाँ की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, तो हो सकता है जापान एक देश की तरह उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। 10% इस समय जापानीज़ 80 साल से ऊपर के हैं, लगभग 30% 65 साल से ऊपर हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके पेंशन पर, उनके हेल्थ केयर सिस्टम पर। वहाँ पे लेबर बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जॉब्स हैं लेकिन काम करने वाले नहीं हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो एक नई टर्म बनी है, श्रिंकोनॉमिक्स यानी कि घटती हुई अर्थव्यवस्था में कैसे एक देश अपना अस्तित्व बना के रखेगा। जो हाल जापान का आज है, अगले 25 साल बाद भारत को भी इसका सामना करना पड़ेगा। फ़र्क ये है कि आज हमारे पास समय है प्लान करने का कि हम जब उस हालत में पहुँचेंगे, तो क्या करेंगे। लेकिन अगर ये सरकार जैसे ऑपरेट कर रही है, वैसे ही करती रही, तो ये मान लीजिए कि स्थिति आगे चल के बहुत भयंकर हो सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ दूसरा डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।